हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे रेजिस्टिविटी पे। जी हाँ, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी भी पढ़ ली। रेजिस्टेंस जिन 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है वो सारे पढ़ लिए, लेकिन अभी तक हमने रेजिस्टिविटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं किए हैं। तो आज के इस सेशन में हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इस सेशन का मैंने टारगेट सेट कर दिया है कि इस सेशन में हमें रेजिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ करने होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। अब भाई ये न्यूमेरिकल्स ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रेजिस्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और बच्चे वहाँ पे कर देते हैं गड़बड़ी। तो वहाँ पे आप गड़बड़ी ना करो, इसलिए अभी हम कर लेते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी क्वेरीज को सॉल्व। तो भाई आज के इस सेशन का जब टारगेट हो गया है सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स पे जाएं, हम क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने रेजिस्टिविटी के बारे में जो भी पढ़ा है। भाई हमने यहाँ पे देखा था किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा कंडक्टर की लेंथ पे। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया किसी कंडक्टर का बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, देखो लेंथ जब बढ़ती है किसी कंडक्टर की तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर के एटम्स, इम्प्योरिटी के एटम्स, फॉरेन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का। जब हमने कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे नंबर ऑफ कंडक्टर के एटम्स या नंबर ऑफ फॉरेन एटम्स नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन क्या है ना, जैसे कि सपोज ये है आपके पास एक कंडक्टर, ठीक है, इसके पास क्या थे, कुछ फॉरेन एटम्स थे, कुछ कंडक्टर के ही एटम्स थे। अब हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। अब इसमें क्या होगा, कंडक्टर के नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ेंगे, फॉरेन एटम्स भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या है ना, एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस ही तो चाहिए, है ना, फ्लो करने के लिए, जाने के लिए। भाई पहले वाले केस में आखिर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस आता कहाँ से, उसमें रुकावट आती कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं होती है। हर जगह कंडक्टर के एटम्स, हर जगह फॉरेन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बेचारा जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है टकरा जाता है। और अगर उसे स्पेस मिल गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब स्मूथ हो जाएगा। अब वो इजीली क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा बिना टकराए, या थोड़ा सा कम टकरा करके फ्लो कर लेगा। यानी कि क्या हुआ, रुकावट थोड़ी कम हो गई। रुकावट कम क्यों हुई, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम टकराएगा फॉरेन एटम से, है ना, कंडक्टर के एटम से या बाकी और फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि अब उसके पास चलने की जगह आ गई है ना। चलने की जगह आ गई क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया कंडक्टर का, एटम्स के बीच की स्पेस क्या हो गई, बढ़ गई। अब हमारा जो प्यारा सा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इजीली क्या करेगा, ऐसे 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 करके फ्लो करके चला जाएगा, स्पेस मिल गई उसे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शन का जो साइन है वो जब हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटा देते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं भाई, रो कहते हैं। ये रो होती क्या है, ये रो भाई हम बोलते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है ना उसकी क्या होती है, एक पर्सनल खुन्नस होती है। क्या होता है ये रो, इसे हम कहते हैं कंडक्टर की पर्सनल खुन्नस। पर्सनल खुन्नस को हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। कंडक्टर्स के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, कंडक्टर्स आ जाते हैं एटीट्यूड में। वो बोलते हैं करंट को कि अच्छा तुम हमसे फ्लो होना चाहते हो, देखते हैं तुम कैसे फ्लो हो सकते हो। हम तो तुम्हारे रास्ते में क्या करेंगे, रुकावट लेकर के आएंगे, अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल देते हैं, और उसी पर्सनल खुन्नस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस था वो तो डिपेंड कर रहा था कंडक्टर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, इसे कंडक्टर की लेंथ से मतलब नहीं है, उसके एरिया से मतलब नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो फिर इसे मतलब किससे है, इसे मतलब है कंडक्टर के मटेरियल से, कि भाई कंडक्टर बना किस चीज का है। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक डेंसिटी होती है, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। ऑब्जेक्ट क्यों बोल रही हूं मैं, वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, और वो अलॉय भी हो सकता है। यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स की भी हो सकती है, अलॉयज की भी हो सकती है, और इंसुलेटर्स की भी हो सकती है। इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो करंट को वो अपने थ्रू फ्लो होने नहीं देते ना। और अगर बात करें हम कंडक्टर्स की, तो उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण रेजिस्टिविटी कम मतलब क्या, रेजिस्टिविटी कम मतलब कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। करंट जब कंडक्टर से फ्लो होगा तो कंडक्टर्स क्या करेंगे, थोड़ी सी कम पर्सनल खुन्नस निकालेंगे करंट के साथ। ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे ही कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर्स उस करंट से थोड़ी सी कम अपनी खुन्नस निकालेंगे, यानी कि थोड़ी सी कम रुकावट पैदा करेंगे उसके रास्ते से। इसीलिए करंट का फ्लो कंडक्टर्स के केस में ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, ये चीज़ आपको आई बात समझ में। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसे कंडक्टर के लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी से मतलब नहीं होता है। आई होप फटाफट हमने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, फ्लैशबैक में हम चले गए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको रिवाइज हो चुकी होंगी। अब अगर रिवाइज हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, तो अब आ जाते हैं हम अपने आज के पहले सवाल पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, हमारे पास है एक वायर, इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 4 ohms का है। ठीक, अब क्या करा, ये तो हुआ अपना केस 1। केस 1, इसके बाद में आ जाओ केस 2। केस 2 में क्या हुआ है, सेम आपने वायर लेके रखा हुआ था और इस वायर को आपने अब क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। ये जो आपने पहले केस में वायर लिया है ना, जिसकी लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, सेम वायर को उठाया आपने दूसरे केस में और उसको खींच दिया पकड़ के। कितना खींचा कि उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई। पहले लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। ये चीज़ आई आपको समझ में। तो अब इससे हमसे पूछा गया है कि जब हमने एक वायर को पकड़ के खींच दिया और उसकी लेंथ डबल कर दी, तो अब जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का वायर मिला है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जो हमारे पास सेकेंड वायर आया है, स्ट्रेच्ड वायर जो है हमारे पास, उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं भाई, इन दोनों ही केसेस में कॉमन क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है रेजिस्टिविटी। पूछो क्यों, वो इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने रिवाइज किया था कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर मटेरियल डिफरेंट है कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम सेम वायर यूज कर रहे हैं। केस 1 में जो हमने वायर यूज किया था वही हमने केस 2 में भी वायर यूज किया है। फर्क क्या आया है, बस हमने क्या किया है, उसका लेंथ क्या करी है, हमने बढ़ा दी है। लेकिन मटेरियल तो अभी भी वही है ना। ऐसा थोड़ी कि स्ट्रेच करने के बाद में पहले सिल्वर का वायर था, जैसे ही हमने स्ट्रेच करा तो वो गोल्डन वायर बन गया। मटेरियल तो तब भी वही रहेगा। अगर आपने सिल्वर वायर लिया है तो स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ डबल करने के बाद वो सिल्वर ही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो एक काम करते हैं, जो रेजिस्टिविटी इस वायर की है वही रेजिस्टिविटी दूसरे
स्ट्रेच्ड वायर की भी हो जाएगी। तो क्यों ना हम पहले वाली रेजिस्टिविटी की वैल्यू दूसरे वाले रेजिस्टिविटी में रख दें, हो सकता है पॉसिबल। कैसे निकालेंगे भाई? तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L यहाँ पे कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एरिया कितना है? सॉरी ये क्या है? अच्छा, अपने पास क्या दिया गया है? अपने पास दिया गया है रेजिस्टेंस। तो R की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? R की जगह मैं लिख देती हूँ 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब और कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता फर्दर, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 2A डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू रो। तो पहले वाले केस में रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आई? सिंपल हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A। R रख दिया हमने 4, L रख दी हमने कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई? 2A डिवाइडेड बाय 5। A यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब ये चीज मैं आपको बता रही हूँ जो आप करते हो, बच्चे करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो हमारा दूसरा वाला केस है, इसमें भी हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे। तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल्स टू रो 20 अपॉन A। वायर को हमने स्ट्रेच किया ना, लेंथ उसकी डबल हो गई, तो लेंथ हमने कितनी रख दी? 20 सेंटीमीटर रख दी। पहले वाले रो की वैल्यू हम दूसरे वाले केस में रख देते हैं, क्यों? क्योंकि रो तो बराबर ही, रेजिस्टिविटी तो बराबर ही है दोनों ही केसेस में। तो कितना हो जाएगा? रो की वैल्यू रख दो उठा करके। रो की वैल्यू कितनी है? 2A डिवाइडेड बाय 5 इंटू L बाय A, यानी कि 20 अपॉन A। अब ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो R कितना आ गया? R आ गया 4 2 ज़ा 8 ओम्स। आप निकाल देते हो आंसर, जबकि ये कैलकुलेशन ना बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखो। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि स्ट्रेच करने के बाद क्या हो रहा है, उसकी लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है ना वो भी कम हो जाती है। अगर आपकी रबर बैंड इतनी चौड़ी है तो जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे वो इतनी चौड़ी रह जाएगी, यानी कि वो नैरो हो जाएगी। नैरो हो गई मतलब क्या? उसकी चौड़ाई कम हो गई मतलब क्या? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। लेकिन आपने तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करा ही नहीं। आपने तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखा था? सेम ही रखा था, चेंज ही नहीं किया आपने क्रॉस सेक्शन एरिया। यस और नो? कहीं किया क्या आपने क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज? बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये हो जाएगा क्या? आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे आपने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लिया था। वायर को स्ट्रेच करने के बाद आपने ये अज्यूम किया कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ ही नहीं, जबकि सच तो ऐसा है नहीं है। रियलिटी में जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे, उसकी लेंथ डबल करोगे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका एरिया हाफ हो जाएगा। तो ये वाला जो आपने दूसरा केस था ना, इसको कर दो रब। पहला वाला जो केस था उसका सोल्यूशन तो बिल्कुल सही था। क्या निकाला था हमने पहले वाले केस में? जब वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम्स था। तो हमने वहां पे रो की वैल्यू निकाली थी। कितनी निकाल ली? 2A डिवाइडेड बाय 5। अब आ जाओ हमारे दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब यहाँ आप बोल रहे हो कि अगर आपने वायर की लेंथ डबल कर दी है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया है? हाफ हो गया है। अगर आपने लेंथ बढ़ा दी, डबल कर दी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आधा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? R इज इक्वल्स टू रो L कितना है यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय A बाय 2। A बाय 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है अब आधा। तो एक काम करते हैं, इस 2 को ले जाते हैं कहाँ? ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो 2 इंटू 20 अपॉन A। अब क्या करेंगे? ये जो रो है ना, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। जो पहला वाला अपने पास रो की वैल्यू आई है, दोनों में रेजिस्टिविटी तो सेम होने वाली है। तो पहले वाले केस में जो रेजिस्टिविटी आई है उसकी वैल्यू हम दूसरे वाले केस में रख देंगे। जब हम दूसरे वाले केस में रखेंगे तो क्या होगा? तो R इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है भाई? 2A डिवाइडेड बाय 5 इंटू
ये जो पूरी आपने वैल्यू निकाली है 2 इंटू 20 इंटू ए, अब ये रख दो, तो 2 इंटू 20 अपॉन ए, तो a से a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो अब आपका सही आंसर आया है कितना 16 ओम्स। पहले आंसर गलत आया था, क्यों गलत आया था? क्योंकि आपने वायर की लंबाई तो बढ़ा दी लेकिन उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को तो आपने सेम ले लिया, जबकि जब आप एक वायर की लेंथ बढ़ाते हो ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। अगर आपने वायर की लेंथ डबल करी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आपका a/2। समझे इस चीज को? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ले लो इस सोल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। सो ऑन द काउंट ऑफ 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे ये बोल रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohms is folded once to double its length. Find the new resistance. अभी तो हम वायर को क्या कर रहे थे? स्ट्रेच कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया? पलट के रख दिया, यानी कि उसको फोल्ड कर दिया। कितने बार फोल्ड किया है? सिर्फ एक ही बार किया है, ठीक है। और कैसा फोल्ड किया है कि उसका जो लेंथ है वो क्या हो गई, सॉरी उसकी जो लेंथ है वो डबल नहीं होगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में करेक्ट लिख लेना, उसकी लेंथ क्या हो गई है? हाफ हो गई है। फोल्ड करने के बाद ऑब्वियसली बात है लेंथ डबल तो होगी नहीं, हाफ ही होगी। जैसे मेरे पास क्या है, एक वायर है, अब मैंने इसको क्या किया है? मैंने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड कैसे किया है मैंने? अब फोल्ड करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मैंने इसको बस इतना ही फोल्ड किया है, हो सकता है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा फोल्ड कर दिया, हो सकता है कि मैंने उसको एंड पे बिल्कुल ज़रा सा फोल्ड किया है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्लियरली बोला गया है कि एक वायर को हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है कि उसकी लेंथ क्या हो जाए? हाफ हो जाए, ठीक है। एक ही बार फोल्ड किया है और उसकी लेंथ कैसी हो जाए? आधी हो जाए, यानी कि आपने वायर को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। दोनों एंड्स आप उसके एक के ऊपर एक ले आओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और आपने वायर को एक बार फोल्ड भी कर दिया। अब ये जो फोल्डेड वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस निकालने को बोला है। पहला वाला जो वायर था उसका हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन था? 5 ohms दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद में हमको लेंथ कितनी दी गई थी? लेंथ हमको इसकी दी ही नहीं है, ठीक है। लेंथ इसकी हमको दी नहीं गई है तो हमने क्या ले ली? इसको लेंथ L1 हमने क्या ले ली? L ही ले ली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना ले लिया? A1 हमने ले लिया A। पहले वायर की हमें रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 5 ओम दिया गया है। जब हमने वायर को फोल्ड नहीं किया है उस टाइम पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। और लेंथ कितनी है उसकी? L है। अब क्या हो सकता है? दोनों केसेस में सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने? रेजिस्टिविटी, पहले वाले केस की रेजिस्टिविटी दूसरे वाले केस की रेजिस्टिविटी में हमने वैल्यू पुट कर दी थी। तो पहले वाले केस की भी आप रेजिस्टिविटी निकालोगे। कैसे निकालोगे? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। R1 कितना दिया गया है भाई? आपको R1 दिया गया है 5। ये क्या हो जाएगा? रो। L कितना है भाई? L1 कितनी है? L है। A कितना है? A1 कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो अब ले आओ, रो की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया को LHS में ले आओ और L को कहाँ ले आओ आप? LHS में डिनोमिनेटर में। तो ये क्या आ गई? रो की वैल्यू आ गई। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे वो वाली मिस्टेक मत करना जहाँ पे हमने पहले करी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ यहाँ पे डबल हो रही है। जब लेंथ क्या होती है, सॉरी यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है? हाफ हो रही है। उस केस में लेंथ डबल हो रही थी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया था? आधा हो गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लेंथ है वो हाफ हो रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल मतलब क्या? पहले क्रॉस सेक्शन एरिया था कितना? A, तो नया वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 2A। देखो ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ नहीं गया, पहले सिर्फ इतना था, जैसे ही आपने उसको फोल्ड किया तो डबल हो गया। तो अब न्यू रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। R2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। रो की वैल्यू जो यहाँ होगी वो यहीं पे होगी क्योंकि दोनों में ही मटेरियल क्या है? दोनों वायर्स का सेम है, एक ही वायर है तो रो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो तो सेम ही रहेगी। रो की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 5A
डिवाइडेड बाय एल इंटू L2 कितना है भाई, अब हमारा जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, लेंथ हो गई है हाफ, तो अब L2 क्या लिखोगे आप, L/2 लिख दोगे, L/2 लिख दोगे। इसके बाद में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा अब अपना 2A हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगी भाई, L/2 हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो L/2 इंटू 2A। L/2 क्यों, क्योंकि हमने वायर को फोल्ड कर दिया तो उसकी लेंथ आधी हो गई है ना, और इसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डबल हो रहा है, तो इसलिए मैंने 2A लिख दिया। अब ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे बचा क्या, बचा है R2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4। क्या हो गया, R2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या होगा, यही होगा आपका न्यू रेजिस्टेंस। कब आया है ये रेजिस्टेंस, जब आपने एक वायर को फोल्ड कर दिया, कुछ ऐसे फोल्ड किया कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है। लेंथ कैसी हो गई है, हाफ हो गई है, तो जाहिर है अगर लेंथ हाफ हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से इसके सोल्यूशन का ले लो आप क्या, एक स्क्रीनशॉट, और सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया था, हाँ ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, टू वायर्स हैविंग सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडियस R1 एंड R2, find the ratio of their resistance and resistivity if they are made of same material। हमारे पास दो वायर हैं और हमसे क्या बोला गया है, दोनों सेम मटेरियल के ही बने हुए हैं, अच्छी बात है, और पूछा क्या है, उनकी लेंथ भी सेम है, यानी कि हमारे पास दो वायर हैं, एक रहा ये वाला वायर, दूसरा ये वाला वायर, दोनों ही सेम मटेरियल के बने हैं, समझ लो दोनों किसके बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, और दोनों की लेंथ भी क्या दी गई है भाई, सेम दी गई है, लेकिन इनका जो रेडियस है, ठीक है, इनका जो रेडियस है वो कैसा दिया गया है, अलग अलग है, इसका है R1 और इसका है R2। पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है इनके रेजिस्टेंस का रेशियो और इनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो। तो सपोज ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका वाला रेजिस्टेंस है R2, तो हमें R1 और R2 का रेशियो पूछा है, साथ साथ में इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा गया है। जरा ये बताओ, जो हमारी प्यारी रेजिस्टिविटी है वो आखिर किस पे डिपेंड कर रही थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही थी कंडक्टर के मटेरियल पे, कि कंडक्टर बना किस चीज़ का है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों वायर सिल्वर के ही बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर ये सिल्वर या गोल्ड का बना होता या कॉपर का बना होता या कोई और मटेरियल होता, नाइक्रोम वगैरह, तो रेजिस्टिविटी डिफर कर जाती, लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों सिल्वर के बने हुए हैं। तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, रो, इसकी भी रेजिस्टिविटी हो जाएगी रो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 कितना हो जाएगा, रो बाय रो इज इक्वल्स टू 1:1। तो भाई रेजिस्टिविटी का जो रेशियो है वो कितना आया, 1:1। अब आ जाओ किस पे, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है, L क्या है, सेम है। देखो सवाल में दिया गया था कि इनकी लेंथ कितनी है, दोनों वायर्स की सेम है, L1 भी कितनी L है, L2 भी कितनी है, L ही है, यानी कि दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो रो और L वाला जो फैक्टर है ना उसको मैं हटा देती हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का ही क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मैंने क्या यहाँ पे निकाला कि R किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, एरिया के। एरिया क्या दोनों वायर्स का सेम है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है ना, दोनों ही वायर्स के रेडियस अलग अलग हैं, इसीलिए
उनका जो एरिया होगा वो भी अलग अलग होगा। लेंथ एक जैसी थी, रेजिस्टिविटी एक जैसी थी, इसलिए मैंने रो और एल वाला जो टर्म है वो हटा दिया अपने फॉर्मूले से। मैं अब फोकस करूंगी रेजिस्टेंस पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो वायर है इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, R1। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इस वाले वायर का कितना, R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, R2 दिया गया है। तो ये हो गया R1 का स्क्वायर, ये हो गया R2 का स्क्वायर। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था R1 और R2 यानी कि दोनों ही वायर्स के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना। तो हम क्या कर देंगे, R1 डिवाइडेड बाय R2 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पाई R2 सॉरी 1 अपॉन पाई R1, 1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, पाई R स्क्वायर को पाई R2 का स्क्वायर जो है ना हम ऊपर ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 कितना आया है आपका R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। इसको कर लो एक डब्बे में बंद और इसको भी कर लो एक डब्बे में बंद। तो ये जो आपके डब्बे में बंद है ना, ये क्या है, आंसर्स हैं। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम हुई। क्यों सेम हुई, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए थे दोनों वायर्स, इसलिए इनका रेशियो कितना आया, 1:1। फिर जो दोनों ही वायर्स का रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के एरिया पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही वायर्स का जो रेजिस्टिविटी है और जो लेंथ है वो तो सेम है। एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी तो आपका आंसर आ ही जाएगा। R1 R2 का रेशियो क्या आया, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। फटाफट से ले लो आप इसका एक स्क्रीनशॉट। सो ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है ना आज के हमारे सेशन का, ये है आपके लिए एक होमवर्क। जहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते थे बच्चे जिस टाइप के सवालों पे, वो सवाल मैंने आपको करा दी हैं। अब ये वाला सवाल आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा कि बना कि नहीं बना। हम इसको अपने नेक्स्ट DPQ सेशन में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व करिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके ले लो यार। अब आज के इस सेशन के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो सीरीज पढ़ लिया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।